नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, आज से हम लोग 15वें नंबर का जो चैप्टर है तौलिए, उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखी हुई एक एकांकी है, इसे आरंभ करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको चैप्टर की पूरी रूपरेखा बता देता हूं कि सबसे पहले हम लोग जो है लेखक का जीवन परिचय और जो साहित्यिक परिचय उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद में ये जो तौलिए एकांकी है, इसका जो पाठ परिचय है, शॉर्ट समरी है, उसको हम लोग सीखेंगे। फिर इसका उद्देश्य क्या है और इसमें संदेश क्या दिया गया है, इसकी मूल संवेदना क्या है, इन सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो तौलिए एकांकी है और उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही सुंदर एक एकांकी है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर, अगर आज का ये दौर देखा जाए बच्चों, तो यहाँ जो मध्यम वर्गीय परिवार जिसके अंदर सभ्यता, सुरुचि का जो दिखावा, जो आडंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसी चीज को यहाँ एक व्यंग्य के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। तो उन मुद्दों के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसका विषय क्या है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं इसका परिचय बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हम बात करें कि जो उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं, इनका जन्म सन 1910 ईस्वी में हुआ है और पंजाब स्टेट, आप जानते हो पंजाब के अंदर जालंधर है, पंजाब के जालंधर में सन 1910 ईस्वी के अंदर इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। आरंभ में ये उर्दू के अंदर जो है लेखन कार्य करते थे, ठीक, किंतु बाद के अंदर अगर हम आज़ादी के बाद की स्थिति बात करें तो इनकी कविताओं के अंदर बहुत कुछ हिंदी साहित्य के अंदर देखने को मिलता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को यहाँ बोर्ड पर लिखता हुआ भी चलता हूँ और साथ के साथ हम लोग समझते हुए भी चलेंगे, और आप अपने रजिस्टर के अंदर ये जो लेखक परिचय है इसे नोट करते हुए भी चलें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि लेखक उपेंद्र नाथ अश्क जी का जीवन परिचय। तो एक चीज जरूर ध्यान रख लेना, एक जीवन परिचय होता है, एक साहित्यिक परिचय होता है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जीवन परिचय की बात कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी का जन्म पंजाब के जालंधर नगर में सन 1910 ईस्वी में हुआ। अगर हम इसके जन्म की बात करें तो यहां मैं नोट कर देता हूं, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म सन 1910 ईस्वी में पंजाब के जालंधर नगर में हुआ था। ठीक है, हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क जी का जन्म सन 1910 ईस्वी में पंजाब के जालंधर नगर में हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में लेखन आरंभ किया था। यानी उपेंद्र नाथ अश्क जी की बात करें तो इन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में लेखन कार्य आरंभ किया था। इन्होंने सर्वप्रथम उर्दू में लेखन कार्य आरंभ किया था, किंतु राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के
समय मुंशी प्रेमचंद जी से प्रेरित होकर हिंदी में लिखना आरंभ किया। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, उस आज़ादी के आंदोलन के समय मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के अंदर कहानियाँ लिखते थे और मुंशी प्रेमचंद जी की भी कई कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हुई हैं। तो उन्हीं से वो प्रेरित होकर के और हिंदी के अंदर उन्होंने लेखन कार्य आरंभ किया। उपेंद्र नाथ अश्क जी प्रसाद उत्तर, यानी प्रसाद के बाद के, प्रसाद उत्तर के, तो आप इसको एक साथ लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रसादोत्तर काल, प्रसादोत्तर काल के रचनाकार माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं। इन्होंने पाश्चात्य नाटक साहित्य से प्रेरणा प्राप्त की। इन्होंने पाश्चात्य नाटक साहित्य से, इन्होंने पाश्चात्य नाटक साहित्य से प्रेरणा प्राप्त की, प्रेरणा प्राप्त की, किंतु तथ्यपरक, यानी कि तथ्यों को ध्यान में रखकर, किंतु तथ्यपरक दृष्टि से उसे अपना बना दिया। किंतु तथ्यपरक दृष्टि से अपना बना दिया। यानी ये जो विदेशी, एक तरह से बोल सकते हैं पाश्चात्य जो नाटक साहित्य, उससे उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की, लेकिन उन्हें तथ्यपरक दृष्टि से अपना बना लिया, यानी कि तथ्यों की दृष्टि से अपनी एक नया नज़रिया उसे दे दिया, प्रदान किया। इन्होंने कविता, नाटक, एकांकी, आलोचना आदि सभी विधाओं पर लेखन कार्य किया है। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। इनका निधन सन 1996 ईस्वी में हुआ था। इनका निधन सन 1996 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अब हम लोग उपेंद्र नाथ जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में लिखेंगे।
साहित्यिक परिचय। उपेंद्र नाथ अश्क जी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, तो इन्होंने सभी विधाओं के अंदर अपना लेखन कार्य किया है। तो यहाँ इन सब चीज़ों को आप नोट कर लेंगे कि इन्होंने कौन कौन से जो है नाटक लिखे हैं, कौन से उपन्यास लिखे हैं, कहानी कौन कौन सी लिखी हैं। तो ये इनका शॉर्ट परिचय है, ज़्यादा जो जानकारी इनकी यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि जन्म इनका 1910 ईस्वी में पंजाब के जालंधर नगर में हुआ था। इन्होंने सबसे पहले उर्दू में लिखना आरंभ किया था, लेकिन देश की आज़ादी का आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय मुंशी प्रेमचंद जी से प्रेरित होकर के और ये हिंदी के अंदर लेखन कार्य करने लगे। और इन्हें प्रसाद उत्तर यानी कि जो प्रसाद जी हैं उनके बाद के समय का ये रचनाकार माने जाते हैं। इन्होंने पाश्चात्य नाटक साहित्य से प्रेरणा प्राप्त की, किंतु उन्होंने उसे अपने एक तथ्यपरक दृष्टि से उन्हें को अपना बना दिया और इन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि सभी साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है और इनका निधन सन 1996 ईस्वी में हुआ है। उपेंद्र नाथ अश्क जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग नोट करते चलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग इनके उपन्यास लिखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं। तो उपन्यास कौन कौन से ऐसे याद कर लेंगे। गिरती दीवारें, गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, घूमता आईना, गर्म राख, सितारों के खेल। ठीक, ये तो इनके उपन्यास हो गए। अगर हम बात करें कहानी संग्रह, तो कौन कौन सी कहानी संग्रह, ये देखिए इनके कहानी संग्रह में लिखेंगे 70 श्रेष्ठ कहानियाँ, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ। ये 70 कहानियों का एक संग्रह है, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ। फिर है जुदाई की शाम, के गीत, जुदाई की शाम के गीत। काले साहब, पिंजरा, ये इनके कहानी संग्रह हैं। अगर हम बात करें कि इन्होंने नाटक कौन कौन से लिखे हैं, तो इनके नाटक के नाम लिख देते हैं अपन। लौटता हुआ दिन, लौटता हुआ दिन, बड़े खिलाड़ी, जय पराजय, स्वर्ग की झलक, भंवर, ये इनके नाटक हुए हैं। एकांकी संग्रह, इन्होंने कौन कौन सी एकांकी लिखी हैं उनका संग्रह इन्होंने एकांकी भी लिखी हैं। अंधी गली, अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे, ये इनके कहानी एकांकी संग्रह हैं। इन्होंने कौन कौन से काव्य लिखे हैं। एक दिन आकाश ने कहा, एक दिन
आकाश ने कहा प्रातः दीप जलेगा बरगद की बेटी उर्मिया। ये इनके काव्य हैं। अगर हम बात करें संस्मरण की तो इन्होंने कुछ संस्मरण भी लिखे हैं। मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां, फिल्मी जीवन की झलकियां, ये संस्मरण है। और आलोचना है सह यात्रा तथा हिंदी कहानी, एक अंतरंग परिचय आलोचना है। तो इतना सा आप ये अगर याद कर लेंगे साहित्यिक परिचय के अंदर भी, तो हम लोग इनको नोट कर लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, जब भी एग्जाम के अंदर आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है तो हमेशा जीवन की घटनाओं के बारे में वर्णन किया जाएगा। जीवन में जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुई, और उनके माता पिता का अगर नाम है तो वो लिख सकते हो आप। अगर उनकी पत्नी का नाम है वो लिख सकते हो। वो हिंदी साहित्य में किस काल के कवि हैं, इस तरह की कुछ जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। और जो साहित्यिक परिचय, उनमें उनकी साहित्यिक रचनाओं का वर्णन करते हुए और उनका नाम लिखते हुए आप उसका वर्णन कर सकते हैं। ये साहित्यिक परिचय हो जाता है। तो साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय दोनों जो हैं, आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के और आप इसे नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग इसका जो पाठ परिचय है, इसको मैं विस्तार से आपको समझाना शुरू करता हूं, ताकि हम इस एकांकी को अच्छे से सीख सकें, समझ सकें। तो चलिए मैं इसे पहले मिटा देता हूं। तौलिए एकांकी जो है, एक ऐसी एकांकी है जहां शिष्टाचार, सभ्यता और तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर और खोखलेपन को बखूबी यहाँ अभिव्यक्त किया है। यहाँ मधु और बसंत नाम के जो दो पात्र हैं इस एकांकी के अंदर, उसके माध्यम से हम चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे बच्चों। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को जो है कहानी, आप लोगों में अगर देखी हो तो जब भी कोई कहानी होती है या कोई नाटक होता है तो उसके बच्चों तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। और उन 6 तत्वों के आधार पर ही हमें उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले एक बार मैं आप लोगों को वो सारे तत्व एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको ये नाटक और एकांकी जो है समझ में अच्छा है। थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ एक बार। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई कहानी पढ़ते हैं हम लोग या फिर कोई नाटक पढ़ते हैं तो उसके तत्व होते हैं। मैं हमेशा जब भी ये चैप्टर कोई पढ़ाता हूँ, कहानी वाला या नाटक वाला, तो इन तत्वों को एक बार ज़रूर बताता हूँ, ताकि स्टूडेंट जब तैयारी करे या उसके क्वेश्चन सर याद करे तो वो उसी तरीके के याद करे जैसा कि एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो कहानी और नाटक के जो है 6 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहला जो तत्व होता है वह होता है कथानक, या हम कह सकते हैं वर्ण्य विषय। इसी को हम लोग कथ्य के नाम से भी जानते हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये प्रतिपाद्य क्या है,
ठीक, तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, मुख्य रूप से कथानक होता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वह होता है पात्र एवं पात्र, या फिर हम यूँ कह सकते हैं चरित्र चित्रण, पात्र या चरित्र चित्रण। और तीसरे नंबर पर आपने जो याद रखना है वो रखना है याद आपको इसका उद्देश्य। वैसे तो अंत में होता है ये, मैं आपको पहले जो याद करने वाली चीज़ ऊपर लिख रहा हूँ। फिर आपने ये जो होता है इनकी भाषा शैली क्या है, भाषा शैली के बारे में हो सकती है बात, तो आप इसको थोड़ा सा क्रम चेंज कर दें। एक यहाँ पर एक बिंदु रह गया देश काल वाला, क्या रह गया, देश काल या फिर वातावरण, यानी कोई भी वर्ण्य विषय होगा तो उसका कोई ना कोई स्थान जरूर होगा, वातावरण जरूर होगा। फिर हम बात करेंगे चौथे नंबर पर उद्देश्य की, किसकी बात करेंगे, उद्देश्य की। और पांचवें नंबर पर अगर हम बात करें तो भाषा शैली, और भाषा शैली के बाद में छठे नंबर पर होती है वेशभूषा। मैंने इनको उस क्रम से लिखा है कि जो हमें पढ़ने हैं वो चीज़ें दिमाग में रखी। तो सबसे पहले देखिए कथानक या वर्ण विषय क्या होता है, यानी जब भी कोई कहानी लिखी जाती है या कोई नाटक लिखा जाता है तो वो किसी विषय के ऊपर तो लिखी जाएगी, टॉपिक तो लिया जाएगा कि यार इस विषय को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर इस कहानी यानी ये जो एकांकी है, एकांकी नाटक की एक फॉर्म होती है, विधा होती है। तो एकांकी भी एक नाटक ही हो गया, एक तरह से एक अंक में समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम वर्ण विषय की बात करें कि मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर, मध्यम वर्गीय परिवार के अंदर सभ्यता, शिष्टाचार या सुरुचि के नाम पर जो दिखावा किया जाता है, जो आडंबर किए जाते हैं, इस विषय को लेकर के ये कहानी, ये एकांकी रची गई है। समझ बैठ गया। यानी इसका वर्ण विषय क्या है कि साफ सफाई जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन उसे कभी भी एक सनक नहीं बनाना चाहिए, उसे अपनी एक जिद नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे परिवार में जो रिश्ते होते हैं उनके अंदर जो प्यार प्रेम होता है वो कम हो जाता है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें, अभी मैं आपको एक सदी हुई लैंग्वेज में जरूर लिखवाएंगे, तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें कि भाई ये जो एकांकी है तौलिए, इसका वर्ण विषय क्या है, कथ्य क्या है, यानी कि इसका कथानक क्या है, तो इसका कथानक है कि मध्यम वर्गीय परिवार में सभ्यता, शिष्टाचार के नाम पर जो आडंबर किए जाते हैं, आडंबर मतलब दिखावा, यानी वो अपने आप को एक सभ्य और शिक्षित व्यक्ति दिखाने के लिए किस तरह का दिखावा करता है। ठीक है, आप देखिएगा कि बहुत सारी पार्टी होती है, आप इन दिनों शादी का माहौल चल रहा है, जाते हो, सब लोग सूट बूट में टिप टॉप टाई वाई लगाकर ऐसे मिलते हैं और अपने आप को एक जेंटलमैन, एक सभ्य व्यक्ति दिखाने की कोशिश करते हैं, किंतु वो मात्र दिखावा होता है। आप उनसे जब बात करते हो तो वो दिखावे के अंदर उनका जो अहंकार है, अभिमान है, या उनकी जो हैसियत है हकीकत की, वो उनके बोलते ही स्पष्ट हो जाती है। कपड़ों से कभी व्यक्ति सभ्य दिखता है क्या? यानी मैं ये नहीं कहता कि नहीं दिखता, अगर आप सभ्य कपड़े पहनते तो जरूर आपका ऊपरी आवरण जो है उससे सभ्य दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इंटरनल भी तो आपके अंदर व्यवहार होना चाहिए। अब जैसे दो लोगों की यानी जब शादी होती है, यहाँ पर मेन तो पति और पत्नी यानी मधु और बसंत के बीच में जो झगड़ा होता है, उसी मुद्दे को लेकर ये कहानी जो है एक तरह से आगे बढ़ेगी ये एकांकी। तो यहाँ पर दोनों विषयों को आपको जान लेना चाहिए कि जो बसंत है वो एक ऐसे परिवार में पला बड़ा है जहाँ पर तौर तरीके, सलीके या व्यवस्थित जीवन नहीं जिया जाता। वहाँ तो एक खुलापन है, घर के अंदर जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में एक ही टॉवल है, उस टॉवल से कभी भाई नहाया आता है, कभी पिताजी अपने शरीर को पोंछ लेते हैं, कभी जो बसंत है वो उसका इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जब बसंत की शादी होती है, विवाह होता है, तो मधु आती है। अब मधु जो है वो एक ऐसे परिवार में पली बढ़ी है जहाँ पर तौर तरीके, सलीके उसे सिखाए गए हैं, जहाँ पर सभ्यता, संस्कार उसे दिए गए हैं। अब वो जब घर में आती है तो वहाँ आने के बाद में वो हर व्यक्ति के, हर काम के
जो टावल है, तौलिए, वो अलग अलग उनका जो है वहाँ पर तय कर देती है। हजामत बनाने के समय ये वाले टावल का इस्तेमाल करेगा, नहाने के समय ये वाला टावल काम में लिया जाएगा, रसोई के अंदर बर्तन धोने के बाद में हाथ पोंछने के समय ये टावल काम में लिया जाएगा। यानी हर काम के लिए अलग अलग टावल यानी तौलिए का इस्तेमाल जो है वो करना वहाँ पर वो करती है। तो जो मधु और बसंत है उनके बीच में जो वैचारिक मतभेद हैं, विचारों को लेकर के उनके बीच में जो मतभेद हैं, उसी को यहाँ इस एकांकी के अंदर दिखाने की कोशिश की है। तो एक बार मैं आप लोगों को पूरी शॉर्ट समरी भी समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये जो तत्व हैं ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाने चाहिए। तो यहाँ ये जो कहानी है, एकांकी है, इसका जो वर्ण्य विषय है वो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो वर्ण्य विषय है वो क्या है, यानी किस विषय को लेकर के ये एकांकी रची गई है, लिखी गई है। और इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मैं एक बार आप लोगों को ये नोट करा देता हूँ ताकि आप इसी तरीके से अपने रजिस्टर में इस चीज़ को लिखते हुए चलें। इसका जो मुख्य विषय है यहाँ मैं नोट कर देता हूँ। प्रस्तुत एकांकी में शिष्टाचार, सभ्यता एवं तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को अच्छे से अभिव्यक्त किया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता यानी दिखावटीपन, कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है यानी फैलता जा रहा है। रिश्तों की घनिष्ठता कम होती जा रही है। स्वच्छता व सलीका, पसंदगी का दिखावा, पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता यानी अपनेपन पर
बोझ बन गया है। इन दिखाओं में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है। तो देखिए ये जो बातें हैं, ये आप लोग पूरा पैराग्राफ जो है ये आपको नोट करना है। बोझ बन गया है, इन दिखाओं में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही हैं। सहजता एवं सरलता से जीवन जीने में जो खुशी और आनंद मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में है। तो ये हम लोग पूरा विषय अच्छे से समझ जाएंगे। कथानक, सहजता एवं सरलता से यही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाला है बच्चों। जीवन, सहजता एवं सरलता से जीवन में जीवन जीने में जो खुशी एवं आनंद मिलता है वह अन्यत्र पाना कठिन है, दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाहरी दिखावे एवं तड़क भड़क में नहीं है बल्कि हृदय की दृढ़ता में है। जीवन का जो असली रहस्य है वो बाहरी दिखावे एवं तड़क भड़क की जिंदगी में नहीं है बल्कि हृदय की दृढ़ता में है। अब देखिए हमारा जो जीवन है अगर हम देखें तो वैसे ही हम कई तरह के बंधनों में उलझे रहते हैं। हम जीवन में न जाने कितने बंधनों से उलझे रहते हैं और उसके ऊपर सभ्यता और शिष्टाचार के नाम पर और कई बंधन और सिद्धांत और बना लिए जाएं तो जीवन सरल बनने की अपेक्षा जीवन और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए जीवन को बिल्कुल सहज सरल भाव से हमें जीने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो एकांकी है तौलिए, इसके अंदर हम लोग इसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं कि हमें सभ्यता, शिष्टाचार और तहजीब के नाम पर दिखावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिखावे और खोखलेपन से हमारे जीवन में जो रिश्ते हैं उनकी जो घनिष्ठता है या उनके बीच में आपसी प्रेम भाव है, सद्भावना है, वो समाप्त हो जाता है और हमारा जो जीवन है वो खुशी और आनंद से जीने की अपेक्षा हम लोग निराशा में, हताशा में अपने जीवन को व्यतीत करते चलते हैं। तो देखिए किस तरह से जीवन में हमें अपने रिश्तों को निभाते हुए अपने जीवन को आनंद से, खुशी के साथ अपने जीवन को जीना है, ये एकांकी आप लोगों को यही बताती है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इस चैप्टर के अंदर आगे कुछ और बातें सीखते हैं। तो देखिए दूसरे नंबर पर जो पार्ट है बच्चों, पात्र और चरित्र चित्रण। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो एकांकी है इसमें मुख्य पात्र तो जो हैं मधु और बसंत हो गया, ठीक है, दोनों पति पत्नी हैं, मधु और बसंत। और इसके बाद देखिए ये जो मधु है इसकी सहेलियां हैं मंगला और सुर्रो। मंगला नौकरानी है, ये जो मंगला है ये मधु के घर में काम करने वाली एक नौकरानी है, ठीक। चिंती
सुर्रो इसकी सहेलियां हैं। तो इन पात्रों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो अब यहां देखिए ये हो गया देश काल और वातावरण की स्थिति आएगी। तो ये जगह जहां है, ये लोग जहां रह रहे हैं, ये दिल्ली का है, क्योंकि जो बसंत है दिल्ली की एक फर्म में काम करते हैं। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार की एक एकांकी है, कहानी है। इसके अंदर हम लोग पूरा वर्णन सुनेंगे। वातावरण हो गया। उद्देश्य यही है कि ये बात आपको समझ में आ जाए कि जीवन के अंदर रिश्तों की जो गहराई है वो ज़्यादा महत्व रखती है। इसके अपेक्षा हमें जो सभ्यता है, शिष्टाचार है, उसका दिखावा नहीं करना चाहिए। ये जरूरी है कि हमें साफ सफाई और स्वच्छता से रहना चाहिए, किंतु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि वह हमारी सनक बन जाए और हम बिल्कुल पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाएं। ऐसा होने से हमारे जीवन में हमारे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, अभी केवल इस चैप्टर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर बनने वाला है उसके अंदर हम लोग ये जो चैप्टर है तौलिए, इसकी पूरी शॉर्ट समरी और ये जो तत्व हैं इन्हीं के बारे में हम लोग एक बार फिर से वर्णन करते हुए आगे पढ़ेंगे और फिर हम इस बुक की रीडिंग करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पूरा चैप्टर क्रम से आप लोगों को इसी तरह मिलता रहेगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो देखकर पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।